Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is third lecture of the Industrial Engineering. हम लोग सेकंड लेक्चर में जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग उसमें ये डिस्कस किए कि लास्ट में जो पॉइंट आया था वो कि इन्वेंट्री मॉडल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल होता है। कहने का मतलब डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का मतलब कि इन्वेंट्री को बैलेंस करना है, ठीक है। किस तरह से हम लोग को इन्वेंट्री को बैलेंस करना, अगर जो डिमांड है वो क्या है, फिक्स्ड है, मतलब डिटरमाइंड है कि इतना एनुअल डिमांड होगा, वो क्या किसके अंडर डील करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इन्वेंट्री मॉडल है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री को हम लोग किस तरह से मैनेज करें ताकि जो मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम हो। लेकिन जो डिमांड है वो वहाँ पे क्या है, उसके लिए प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब चांस पे डिपेंडेंट है, वो फिक्स नहीं है कितना एनुअल डिमांड है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक में समझ गए कि डिमांड क्या है, फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोटेशन देख लेते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि परचेसिंग कॉस्ट के लिए परचेसिंग कॉस्ट पूरा लिखे है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग कुछ नोटेशन यूज करेंगे ताकि फॉर्मूला में भी वो आ पाए, ठीक है, फॉर्मूला में भी वो आ पाए। जैसे में डी, कैपिटल डी किसके लिए यूज करेंगे, एनुअल डिमांड के लिए। क्या किसके लिए, एनुअल डिमांड के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल डी, एनुअल डिमांड, ठीक है। एनुअल डिमांड के लिए कैपिटल डी। इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट पर ईयर, मतलब कितना डिमांड हो रहा है यूनिट का एक साल के अंदर, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट पर ईयर। अब जो हम लोग यूज करेंगे वो क्यू, कैपिटल क्यू क्या बताएगा, जब हमने ऑर्डर करना है डी यूनिट एक साल के अंदर, लेकिन एक ही बार में तो डी यूनिट नहीं ना ले आकर अपने इन्वेंट्री में रख देंगे, हम लोग कुछ पार्ट ले आकर अपने इन्वेंट्री में रखेंगे, कुछ फिर बाद में लाएंगे। साल भर में लाना है, एक साल में लाना है तो हो सकता है 3 महीने पे करके लाएं। तो एक बार में कुछ लाएंगे, फिर अगले बार कुछ लाएंगे, अगले बार कुछ लाएंगे, अगले बार कुछ कर लाएंगे, ऐसे कर लेकर आएंगे। तो क्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर। क्या है, नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर। अब जो है उस यूज करेंगे स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या, स्मॉल डी किसके लिए यूज करेंगे, डिमांड रेट के लिए, कि हर एक दिन डिमांड कितना है। डी डिमांड साल भर में है तो हर एक दिन डिमांड कितना होगा, डी अपॉन 365। तो ये क्या होगा, डिमांड रेट, ठीक है ना, डिमांड रेट, हर एक दिन डिमांड कितना है ये निकालने के लिए ये इसका यूज करेंगे स्मॉल डी का, ठीक है, डिमांड रेट, ठीक है। अब अगला टर्म एन, क्या है, एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन किसके लिए यूज करेंगे कि एनुअल एक साल के अंदर कितने बार हम लोग ऑर्डर किए। एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर, एक साल के अंदर कितने बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। एन किसके लिए यूज करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, कितना हम लोग ऑर्डर प्लेस किए हर साल, प्लेस्ड पर ईयर, एक साल के अंदर कितना हम लोग ऑर्डर प्लेस किए। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे को डी यूनिट, कैपिटल डी यूनिट हर साल डिमांड है मेरा, मैं एक बार में क्यू यूनिट डिमांड कर रहा हूं, तो कितने बार मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, डी बाई क्यू, क्या करना पड़ेगा, डी बाई क्यू। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बाई क्यू, ठीक है। अगर डी यूनिट मेरा एनुअल डिमांड है, साल भर में मेरे को डी यूनिट मंगा लेना है, एक बार में मैं क्यू यूनिट मंगा रहा हूं, तो कितने बार मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एक साल के अंदर, एक साल के अंदर मेरे को एन ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और जो उसका वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, डी अपॉन क्यू के बराबर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 नोटेशन यूज कर लिए। पांचवा नोटेशन पे आते हैं, क्या, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या बताएगा, आज समझते हैं। मैंने डिमांड किया, मेरे पास एक बार में क्यू यूनिट मैंने मंगाया, मैंने ऑर्डर दे दिया, एक बार में मेरे को क्यू यूनिट आया, ठीक है, पर ऑर्डर कितना यूनिट आ रहा है, क्यू यूनिट। अब क्यू यूनिट आया है तो ये तो कुछ टाइम तक ही चलेगा, आज मैंने ऑर्डर किया, हो सकता है 20 दिन चले, 30 दिन चले,
ठीक है। 30 दिन के बाद मेरे को क्या करना होगा, फिर से ऑर्डर करना होगा। तो जो टाइम स्पेन होता है दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच में, आज मैंने ऑर्डर किया, मेरा प्रोडक्ट आ गया, कुछ दिन तक ये चल रहा है, चलने के बाद जैसे ही खत्म होगा तो फिर से मैं वहां पे ऑर्डर करूंगा। तो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर इज नोन एज द, इज डिनोटेड बाय द टी, इज डिनोटेड बाय द टी। टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर इज डिनोटेड बाय टी। मैंने क्या बोला, टी क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक साल के अंदर 3 बार ऑर्डर प्लेस किया, मतलब एन का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है, तो टाइम गैप कितना है दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच में, 1/3 ईयर, ठीक है, 1/3 ईयर। क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टी है वो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर है, ठीक है। और ये भी मैं साथ में बोल रहा हूँ कि मैं एक साल के अंदर 3 ऑर्डर प्लेस किया, 3 ऑर्डर प्लेस किया, कहने का मतलब मैं एक साल में 3 बार ऑर्डर प्लेस किया, मतलब 1/3 ईयर में, 1/3 ईयर में मेरा क्या है, जो इन्वेंट्री है वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। मतलब 1/3 ईयर में मैं एक बार ऑर्डर प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि 1/n ईयर में मेरा क्या हो जा रहा है, 1/n ईयर में मेरा जो है वो इन्वेंट्री क्या हो जा रहा है, इन्वेंट्री खत्म हो जा रहा है और मेरे को फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब n और t में क्या रिलेशन है, n इंटू टी इक्वल टू 1, ठीक है, n इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ से आ गया ये, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। t क्या है, t क्या है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर। मैं बोल रहा हूँ साल भर में मैंने 5 ऑर्डर मारा है, तो अगर 3 ऑर्डर किया है तो साल भर में 3 ऑर्डर किया है, मतलब कितना, 4 महीने पे, 4 महीने पे मैं क्या हो जा रहा है, मेरा इन्वेंट्री जो है ना वो खत्म हो जा रहा है। 4 महीने पे मेरा इन्वेंट्री खत्म हो जा रहा है और मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है 4 महीने पे। तो टी कितना हो गया, 4 महीना, 4 महीना मतलब क्या, 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, 1/3 क्या आ जाएगा, 1/n, ठीक है। ये समझ गया टी। अब आते हैं सी। सी क्या है, ये परचेसिंग कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि जब मैं इन्वेंट्री खरीदने जाऊंगा तो हर एक इन्वेंट्री लेने जाऊंगा तो हर एक इन्वेंट्री में जो यूनिट है उसका कुछ कॉस्ट होगा, हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो परचेसिंग कॉस्ट है, उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी क्या है, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। उसी तरह से सी नॉट, सी नॉट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और क्या एक होता है सीबी, स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है ना। क्या है, मैं बताया था स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या है, ये नोटेशन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 नोटेशन हम लोग पूरे इन्वेंट्री के जो चैप्टर है इसमें यूज करेंगे। यही 8 के 8 आपको नोटेशन ध्यान में रखना है। हो कि 8 आपको नोटेशन दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको, 8 का 8 नोटेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं, नोटेशन हो गया, अब हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग इस सारे नोटेशन को आप ध्यान में रखिएगा, एक साइड कहीं कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा डिमांड है वो क्या है, एनुअल डिमांड क्या है, फिक्स है। जब मेरा एनुअल डिमांड फिक्स है तो मेरा जो, ये भी तो पता हो गया कि मेरा जो डिमांड रेट है ये यानी स्मॉल डी वो कितना है, ये पता चल जाएगा। तो हम एक बार अपने इन्वेंट्री का एक चार्ट बनाते हैं, एक इन्वेंट्री का क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और लेन देन का हिसाब समझते हैं किस तरह से काम कर रहा होगा। अपने इन्वेंट्री का लेन देन के हिसाब को समझते हैं किस तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है। चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस पर टाइम रख देता हूँ, टाइम के साथ मेरा कैसे लेन देन चल रहा है वो मेरे को देखना है, ठीक है। और ये मेरा वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, यूनिट, क्या रहेगा, यूनिट, कितना यूनिट मेरा लेन देन चल रहा है। मतलब एज्यूम करते हैं आज से मेरा जो है ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, मेरा काम है प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ आज से।
तो मैं सेल करूँगा, एक रिटेलर हूँ, मैं डीलर से कुछ प्रोडक्ट मंगाऊँगा और उसको सेल करूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में अपना दुकान खोला, मेरे को पता है कि मेरा जो डिमांड है, एनुअल डिमांड है वो कितना है, डी है। मैंने माना कि मेरा जो एनुअल डिमांड है वो कितना है, डी है। आप बोलिएगा दुकान खोलते खोलते तुमको पता चल गया कि तुम्हारा एनुअल डिमांड इतना होगा? नहीं, मैं गया, फोरकास्ट किया, किसी से पूछा, मेरा जो सिमिलर दुकान है, दुकान वाले उनसे पूछा कि कितना बिक जाता है, उन्होंने बताया कि इतना बिक जाता है, ठीक है, डी यूनिट हर साल में। मैंने उसी के बेसिस पे अपना रख लिया कि मेरा भी डी यूनिट बिक जाएगा, ठीक है। डी यूनिट बिक जाएगा, उस हिसाब से मैं क्या किया कि स्टार्टिंग में कोई क्यू यूनिट क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। कितना ऑर्डर यूनिट कर दिया, क्यू यूनिट ऑर्डर करके ले आया। जैसे ही मैंने दुकान खोला, आज मेरा पहला डे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने क्यू यूनिट ले आकर रख लिया। कितना यूनिट ले लिया, क्यू यूनिट ले आकर अपने दुकान में रख लिया। मेरा सामान बेचाना स्टार्ट हुआ, हर दिन कुछ न कुछ सामान बिचाएगा। तो वो जो कांस्टेंट रेट से वो बिचा रहा है, एक कांस्टेंट रेट से बिचा रहा है, क्योंकि एनुअल डिमांड मेरा फिक्स है। तो जो डिमांड रेट है, डिमांड पर यूनिट डे है जो, वो कांस्टेंट है। एनुअल डिमांड कैपिटल डी है जो फिक्स है, तो जो डिमांड रेट है वो भी क्या है, फिक्स है। तो जो डिमांड रेट फिक्स है, तो इसलिए मेरा जो यूनिट जो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, टाइम के साथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और इसी तरह से कभी ना कभी किसी दिन जाकर मेरा ये क्या हो जाएगा, जो मेरे पास अभी स्टॉक में क्यू यूनिट आया था, मैंने मंगाया था, वो मेरा जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म होने से पहले ना, चलिए मैं मान लेता हूँ ख़त्म हो गया, तो जो ये टाइम बचा कि मैंने आज ऑर्डर करके सामान लाया था और ये मेरा जो सामान यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये दोनों के बीच में जिस दिन मेरे पास सामान आया और जिस दिन मेरा सामान ख़त्म हो गया, ये दोनों टाइम गैप को मैं अभी बताया था ना, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो ये जो मेरा टाइम गैप है वो कितना है, कैपिटल टी। ये मेरा जो टाइम गैप वो कितना है, कैपिटल टी, ठीक है। अगर मैं क्यू यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, एक बार में मेरा ऑर्डर किया, मेरे पास आ गया, वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि मैं इन्वेंट्री को बार बार रिव्यू करूँगा। तो मैं गया इन्वेंट्री को क्या करने लगा, रिव्यू करने लगा। रिव्यू करते मैं डेली रिव्यू कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम देखा। मेरे को लगा कि अब मेरा इन्वेंट्री क्या हो चुका है, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे आने के बाद, ठीक है ना। अभी ये पूरा टाइम नहीं, जब तक खत्म हुआ उससे पहले का मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे आया तो मैंने देखा कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो क्या हो रहा, अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ख़त्म होने वाला है जैसे मेरे को पता लगा, मैं क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। भाई फिर से मेरा क्यू यूनिट क्या कर दो, सप्लाई कर दो। मैंने सप्लायर से बोला कि भाई मेरा फिर से क्यू यूनिट सप्लाई कर दो। आज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरा आ जाएगा। हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि इन्वेंट्री जस्ट खत्म हो, उसी समय मेरा जो ऑर्डर किया हुआ है क्वांटिटी वो क्या आ जाए मेरे हाथ में। जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कुछ दिन मैं पहले ऑर्डर करूँगा, इस हिसाब से ऑर्डर करूँगा कि जैसे मेरा सामान ख़त्म होए, मेरा जो इन्वेंट्री में जो सामान ख़त्म है, उसी दिन मेरा जो डिमांड किया हुआ यूनिट है वो क्या है, आ जाए। तो मैं इससे पहले कितना टाइम सेट करूँगा कि वो मेरा सामान उस दिन आ जाए। तो इस टाइम को, जिस दिन ऑर्डर किया और जिस दिन सामान आया, इस दोनों के टाइम के गैप को हम लोग क्या बताते हैं, ये क्या होता है, लीड टाइम। क्या होता है, लीड टाइम। कुछ दिन पहले हम ऑर्डर करेंगे और उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम से पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। मैं क्या किया, आज से मैंने एस्टिमेट लगाया था कि मेरा जो डिमांड रेट है वो पर डे का वो डी है। कुछ दिन पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि भाई डिमांड रेट इतना है, जो समय है आने में, लीड टाइम है, वो मेरे को पता रहता है। लीड टाइम कितने दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आता होगा। तो उस हिसाब से मैं 5 × D कर लिया। उतना क्वांटिटी जैसे ही बचा था मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया था। लीड टाइम मेरे को पता होता है, लीड टाइम तो पता रहता है कि भाई वो आज मैं उससे ऑर्डर करूँगा तो कितने बाद में वो दे देगा। लीड टाइम मेरे को पता रहता है, लीड टाइम और डिमांड रेट भी मेरे को पता है, इतना डिमांड से मेरा कंज्यूम हो रहा है। तो लीड टाइम मल्टीप्लाई विद डी किया, जितना क्वान्टिटी हो रहा था इस क्वांटिटी पे जैसे ही अचीव किया मैंने, वो ऑर्डर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, रीऑर्डर लिमिट का क्वांटिटी है। किसका क्वांटिटी है, रीऑर्डर लिमिट का क्या है, ये क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी क्या है,
रीऑर्डर लिमिट का क्वांटिटी है। समझ गए? रीऑर्डर लिमिट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। जैसे ही मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट ख़त्म होता है उसी टाइम जो मैंने ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ जाता है, तो फिर से मेरा जो इन्वेंट्री है वो कितना हो जाता है, फिर से उतना ही हाइट को अचीव कर लेता है। कितना हाइट को? क्यू क्वांटिटी मेरे हाथ में आ गया। यही साइकिल क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो गया, सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। आज से सेल होना स्टार्ट हो गया, फिर कुछ दिन टी टाइम तक चलेगा, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से पहले जैसे ही रीऑर्डर लिमिट अचीव होगा, यहाँ पे रीऑर्डर लिमिट आया, ठीक है, फिर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस किया, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी मेरे हाथ में आ जाएगा, क्यू क्वांटिटी। फिर इसी तरह से आगे साइकिल बढ़ते जाएगा। ये कितने बार चलेगा? n बार चलेगा। एक साल के अंदर में कितने बार चलेगा? n बार चलेगा, क्योंकि एक साल में कितने बार मैं ऑर्डर करूँगा? n टाइम्स ऑर्डर करूँगा। कितने टाइम्स करूँगा? n टाइम्स। जो n का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? जो n का वैल्यू होगा किसके बराबर है? d/q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? d/q के बराबर होगा। ये जो क्या है, ये जो टाइम है वो किसके बराबर है? t, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक हम सब समझ गए। ये मेरा लेन देन का क्रियाक्रम था, ठीक है, कि इस तरह से मेरा होता है। लेकिन मेरे को लेन देन तो समझ में आ गया चार्ट पे। अब हम लोग समझते हैं कॉस्ट के बारे में, कि लेन देन जब चल रहा था तो मेरा कॉस्ट कितना लग रहा था, खरीदने में कितना पैसा लगा, ऑर्डर करने में कितना पैसा लगाया, रखने में कितना पैसा लगाया। यही तो 3 पैसा लगता है, खरीदने का, रखने का, ऑर्डर करने का, एक रखने का पैसा, एक खरीदने का पैसा, एक स्टॉक आउट का पैसा। 4 पैसा लगता है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा कभी स्टॉक आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक आउट होने से पहले ही मैंने ऑर्डर किया था, जैसे स्टॉक आउट होने वाला था तब तक मेरा आ गया, तो मैं अभी स्टॉक आउट का केस नहीं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा चार्ट है। तो हम लोग अभी 4 जो कॉस्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें से एक कॉस्ट को एलिमिनेट करते हैं। कौन सा कॉस्ट? स्टॉक आउट कॉस्ट। 3 कॉस्ट को अपने ध्यान में रखते हैं। ये जो मैंने अभी केस बनाया है ना, वो सबसे सिंपल केस है, ये सिंपल डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल है। सिंपल डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल, इसको हैरिस विल्सन मॉडल भी बोला जाता है, इसको हैरिस विल्सन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट पे, ठीक है। कॉस्ट के लिए मेरे को स्पेस चाहिए। मैं कहाँ पे लिखूँ? चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ऑर्डर का कॉस्ट जानते हैं, ऑर्डरिंग का कॉस्ट जानते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने में कितना पैसा लगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितने बार मैंने ऑर्डर किया है? n बार। कितने बार ऑर्डर किया है? n बार। n बार मेरा ऑर्डर हुआ है। मैं क्या बताया था? जो हर एक बार ऑर्डर करने का जो कॉस्ट होता है वो कितना होता है, उसको C0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C0 से। नोटेशन में आप देखिए, C0 क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। C0 को क्या मैंने लिखा था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हर एक ऑर्डर में कितना मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो मैंने n ऑर्डर कर रहा हूँ, हर एक ऑर्डर में C0 कॉस्ट लग रहा है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया? n मल्टीप्लाई विथ C0। ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है भाई, एक कॉस्ट तो मेरे को पता चल गया। इसके बाद परचेसिंग कॉस्ट पे आते हैं। ऑर्डरिंग हो गया मेरा, अब आते हैं परचेसिंग कॉस्ट में। क्या? परचेसिंग। परचेसिंग कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट को किसे मैं क्या बोला था? हर एक यूनिट को परचेस करने में कितना पैसा लग रहा था मेरा? हर एक यूनिट को परचेस करने में मेरे C रुपये लग रहे थे। कितने लग रहे थे? C रुपये। मैंने लिख दिया C रुपये मेरा लग रहा है। कितना मैं यूनिट परचेस कर रहा हूँ एक साल के अंदर, ये मैंने निकाला। कितना? C0 मेरा जो है, ये क्या है? C0 मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर है। C0 जो है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर का, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो ये जो मेरा कॉस्ट आ रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके लिए आ रहा है? एक पूरे साल का एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये क्या है? एक साल का आ रहा है। किसका? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ही एक साल का आ रहा है। मैं परचेसिंग कॉस्ट भी किसके लिए निकालूंगा? एक साल के। हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ रहा था परचेस करने में? C रुपये। एक साल के अंदर कितना ऑर्डर कर रहे हैं? D। कितना? D, कैपिटल D।
कैपिटल डी यूनिट हम लोग क्या करते हैं, हर एक साल के अंदर ऑर्डर करते हैं। हर एक साल में कैपिटल डी अमाउंट और का यूनिट ऑर्डर करते हैं। हर एक यूनिट का दाम कितना है, ₹C है, ठीक है, ₹C है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कैपिटल डी, क्योंकि मेरा एनुअल डिमांड है वो फिक्स है, वो कितना है, कैपिटल डी, मैंने पहले बोला था। तो ये मेरा क्या हो गया, परचेसिंग कॉस्ट, मेरा परचेसिंग कॉस्ट भी मिल गया। अब आते हैं एक और है कॉस्ट, वो क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। सामान आया है मेरे इन्वेंट्री में टी टाइम तक था, इन्वेंट्री में कितने टाइम तक था, टी टाइम तक था। तो जब मेरे इन्वेंट्री में रखा होगा जो यूनिट, उसके लिए भी तो भाई उस पर रेंट तो लग रहा होगा ना, मैंने रूम में रखा है तो भाई उसका रेंट लग रहा है, तो मैं उस रेंट को जोड़ूंगा। होल्डिंग कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट, क्या, होल्डिंग कॉस्ट। ये थोड़ा सा समझिएगा, होल्डिंग कॉस्ट में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि होल्डिंग कॉस्ट, मैंने क्या बोला था एक नोटेशन में कि CH को हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कॉस्ट। CH को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब CH क्या है, हर एक यूनिट का होल्डिंग कॉस्ट है, हर यूनिट टाइम के लिए। समझे बात को, अगर मैं एक यूनिट खरीद के ले आया तो एक यूनिट को एक दिन रखने का जो कॉस्ट है वो कितना है, CH। हर एक यूनिट को एक दिन रखने का जो कॉस्ट है वो कितना है, CH। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट डे। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक यूनिट को अपने घर में रखने के लिए रखेंगे और हर एक यूनिट डे के लिए मेरे को CH रुपये देना होगा। तो हर एक यूनिट डे के लिए कितना देना पड़ रहा है, CH। तो मैं क्या बोला कि CH जो है वो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम है। तो मेरे को Q यूनिट रखना है, कितना यूनिट रखना है, Q यूनिट रखना है, कितना यूनिट रखना है, Q यूनिट रखना है। कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को Q यूनिट रखना है कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। लेकिन Q यूनिट T टाइम के लिए तो नहीं ना रह रहा है, Q यूनिट तो कम होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये अगर मैं T टाइम के लिए मैं निकालूं कि T टाइम में मेरे पास कितना यूनिट था, तो एन एवरेज Q/2 होगा। T टाइम में मेरे पास कितना यूनिट रह रहा है, T टाइम में मेरे पास मात्र Q/2 ही यूनिट रह रहा है, क्योंकि Q यूनिट आज है, कल कम हो गया होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा टाइम खत्म हो जाएगा, तो T टाइम के दिन तो एक भी मेरे पास यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है तो टाइम के साथ साथ मेरा यूनिट भी खत्म हो रहा है। तो एन एवरेज Q/2 यूनिट मेरे पास हर एक T टाइम के लिए, यहाँ से यहाँ T टाइम के लिए मेरे पास कितना यूनिट था, ये T टाइम के लिए मेरे पास Q/2 यूनिट था। तो ये जो मेरा Q/2 यूनिट था वो कितने टाइम के लिए था, T टाइम के लिए था। तो ये T टाइम के लिए जो मेरा कॉस्ट जो देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, CH मल्टीप्लाई विथ Q/2 इंटू T, CH मल्टीप्लाई विथ Q/2 इंटू T। मतलब ये T टाइम के लिए, ये T टाइम के लिए Q/2 यूनिट रखने के लिए मेरे को इतना पैसा देना पड़ा। T टाइम के लिए Q/2 यूनिट रखने के लिए मेरे को इतना पैसा देना पड़ा, ठीक है। लेकिन मेरे को सिर्फ T टाइम के लिए नहीं चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, पूरे साल के लिए चाहिए। किसके लिए, पूरे साल के लिए चाहिए, पूरे साल के लिए चाहिए। मतलब T कितने बार आएगा, n बार। जब n बार मैं ऑर्डर किया हूँ तो n बार ही ना आएगा T क्या, ऑर्डर टाइम का बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर। तो ये n बार ये ऐसा सिचुएशन आएगा, एक साल के अंदर कितने बार सिचुएशन ऐसा आएगा, n बार ऐसा सिचुएशन आएगा। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। n बार ऐसा सिचुएशन आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा होल्डिंग कॉस्ट है वो कितना हो गया, CH मल्टीप्लाई विथ Q मल्टीप्लाई विथ T मल्टीप्लाई विथ N। ये होल्डिंग कॉस्ट कितने दिन के लिए है, एक साल के लिए। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मैंने निकाला T टाइम के लिए कितना था, CH Q/2 मल्टीप्लाई विथ T, लेकिन पूरे साल के लिए निकाला इसलिए N से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसके लिए है, पूरे साल के लिए होल्डिंग कॉस्ट। ये परचेसिंग कॉस्ट किसके लिए है, ये परचेसिंग कॉस्ट पूरे साल का है। जो मैंने अभी तक पैरामीटर निकाला वो किसके लिए था, वो पूरे साल के लिए पैरामीटर था। किसका था, पूरे साल के लिए। तो मैं जब पूरे साल के लिए मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, मेरे पास पूरे साल के लिए परचेसिंग कॉस्ट आ गया, मेरे पास पूरे साल के लिए होल्डिंग कॉस्ट आ गया, तो मैं ये तो बता सकता हूँ ना कि मेरे
मेरे को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे पूरे साल में अपने इन्वेंट्री के लिए, मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री कितना आ जाएगा। टोटल एनुअल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी प्लस परचेसिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस क्या है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट को मैं यहाँ पे लिखूँ तो कितना आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा n इंटू सी नॉट। ठीक है, n इंटू सी नॉट प्लस परचेसिंग कॉस्ट कितना आया c मल्टीप्लाई विथ कैपिटल D। होल्डिंग कॉस्ट कितना आया, होल्डिंग कॉस्ट में थोड़ा सा करते हैं, n इंटू टी का वैल्यू मैं नोटेशन में आपको क्या बताया था, n इंटू टी इक्वल टू 1। तो इसीलिए होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, CH मल्टीप्लाई विथ Q बाई 2। ये मेरा क्या आ गया, होल्डिंग कॉस्ट। ये क्या आ गया, होल्डिंग कॉस्ट। ये जो तीनों का समेशन होगा उसके बराबर होगा टोटल एनुअल कॉस्ट के बराबर। माय डियर फ्रेंड, अब आते हैं मेन बात पे। भाई तुम तो बताया मैं क्यों ऑर्डर करूँगा, लेकिन इससे पहले तो तुम बहुत बड़ी बातें बोलता था कि भाई तुम क्यों ऑर्डर करोगे, तो तुमको इस अमाउंट में ऑर्डर करना है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना है, कम नहीं ऑर्डर करना है। कम ऑर्डर करोगे तो स्टॉक आउट हो जाएगा, ज़्यादा ऑर्डर कर जाएगा तो तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब वो तो तुम बात ही नहीं किया, सीधे फार्मूला लिखा, टोटल एनुअल कॉस्ट का फार्मूला ला दिया, सिंपल बात में कुछ समझाया ही नहीं। भाई अब यहाँ से समझते हैं। अब मेरे दोस्त ये बताओ, ये जो परचेसिंग कॉस्ट है मेरा साल भर का फिक्स है, साल भर में मेरे को कितना ऑर्डर करना है, कितना सामान लेना है, D यूनिट सामान लेना है, वो तो मेरा फिक्स है, D यूनिट सामान लेना है। अब परचेसिंग कॉस्ट चीज़ जो है वो क्या है, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये भी क्या है मेरा फिक्स है, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट फिक्स है, एनुअल डिमांड रेट भी फिक्स है। तो कहने का मतलब जो परचेसिंग कॉस्ट है वो ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम एक बार में कितने सामान मंगा रहे हो नहीं मंगा रहे हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, ये पैरामीटर क्या है, इंडिपेंडेंट है किस पे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्यू। इसको क्यू से कोई मतलब नहीं कि तुम एक बार में कितना मंगा रहे हो नहीं मंगा रहे हो। ठीक है भाई, ये समझ गया। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है कि अगर क्यू क्या है, एक बार में तुम कितना क्वांटिटी मंगा रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर पर ऑर्डर। ठीक है ना, एक बार में तुम कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो एक ऑर्डर में। तो मैं बोल रहा हूँ क्यू ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर मैं क्यू का वैल्यू बढ़ा दूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं क्यू का वैल्यू बढ़ाता हूँ तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रियल बात भाई, मैंने सामान लिया एक ही बार में, ढेर सारा सामान ले आकर रख दिया, सारा सामान लेकर रख दिया तो क्या होगा, लंबे दिन तक चलेगा, तो मेरा जो होल्ड करने का जो पैसा है वो क्या है, ज़्यादा लगेगा। तो यही बात बोल रहा है, अगर तुम क्यू बढ़ा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब होल्डिंग कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट कितना तुम मंगा रहे हो एक ऑर्डर में, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, समझ गया। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है, सी नॉट क्या बता रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने के लिए तुमको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, वो सी नॉट बता रहा है। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर एन का वैल्यू क्या होता है, डी बाई क्यू, डिमांड एनुअल डिमांड, आर क्यू नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर पर ऑर्डर। ठीक है, तो क्यू, तो एन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। एन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। एन को डी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही क्यू बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही क्यू बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको रियल लाइफ से समझते हैं। अगर मैं एक अपना ट्रांसपोर्ट रिजर्व करता हूँ, बड़ा सा ट्रक, उस पर मेरे को मतलब 500 टायर रख के आ सकता था, 500 टायर उस पर लाद कर हम लोग ला सकते हैं। लेकिन मैंने 50 ही ऑर्डर किया, 50 वो ट्रांसपोर्ट से ले आ रहा है, तो हर एक 50 के लिए 500 है उतना ही मेरे को पे करना है, ट्रक वाले को 50 लेकर आए उतना ही पे करना है। तो अगर मैं एक बार में ज़्यादा सामान मंगा लूँगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा। तो यही ये बोल रहा है, अगर तुम क्यू का वैल्यू बढ़ा देते हो तो तुम्हारा क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो भाई यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं क्यू को बढ़ा रहा हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, क्यू को बढ़ा रहा हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जा रहा है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। अगर क्यू को कम कर रहा हूँ तो होल्डिंग कॉस्ट मेरा घट जा रहा है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? तो यहीं पे बात आता है कि मैनेज इस तरह से करना है कि ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो ना होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो ना होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा, इसी को मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी तक जो मेन बातें हैं यहाँ तक हम क्या समझें कि जो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, जो टोटल एनुअल कॉस्ट है, उसमें से क्यू पे क्या डिपेंड कर रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है और होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है और होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करता है, परचेसिंग कॉस्ट नहीं डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, क्या, TIC मतलब क्या, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या होगा, सामान ले आने का और सामान रखने का खर्च। परचेसिंग कॉस्ट को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा एक ग्राफ से क्यू के साथ होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का वेरिएशन क्या करते हैं समझते हैं ग्राफ के साथ। ये सब सारा चीज़ लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक ग्राफ के साथ हम लोग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, ये मैं इस तरह से बनाया, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या है, क्वांटिटी, नहीं, इस एक्सिस पर हम लोग रखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट किस तरह से चेंज होगा, ठीक है, ये मेरा होगा क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी, क्यू का वैल्यू, एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग होल्डिंग कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट जैसे जैसे क्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वो क्या करेगा, होल्डिंग कॉस्ट मेरा बढ़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉस्ट, मेरे पास एक भी सामान नहीं है, क्यू का वैल्यू 0 है, कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं। जैसे ही ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये होल्डिंग कॉस्ट का है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट का। अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट क्या है, 0 है। जैसे ही सामान आया, जैसे जैसे सामान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का, क्या करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का। अगर मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ, अगर मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ, अगर मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी ही नहीं ऑर्डर करूँगा तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन 2 क्वांटिटी ऑर्डर करूँगा, 3 क्वांटिटी ऑर्डर करूँगा, 4 क्वांटिटी ऑर्डर करूँगा तो मेरे को, अगर मान लीजिए एक ट्रक है, ट्रक के मेरे को 50,000 रुपये देना है, ठीक है ना। अगर उसको मेरे को दिल्ली से लुधियाना सामान मंगाना है तो 50,000 रुपये देना होगा। अगर मैं 50,000 में सिर्फ 5 वो सामान मंगाऊंगा तो मेरा पर यूनिट पे जो ऑर्डर का कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा। अगर मैं यही 50,000 में 5 की जगह पे 500 प्रोडक्ट मंगाऊँ तो पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे ऑर्डरिंग का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ है, ब्लैक कलर से जो बनाएगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। कहने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे को कट करेंगे मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे, उसी पॉइंट पे उसी नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ यूनिट आता है उसको क्यू स्टार से डिनोट करते हैं, क्यू स्टार से इसको डिनोट कर रहे हैं। उसी नंबर ऑफ यूनिट पे मेरा जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। उसी नंबर ऑफ क्वांटिटी पे क्या होगा, मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम उस पॉइंट को निकालेंगे जहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो। उस क्वांटिटी को निकालेंगे, उस नंबर ऑफ क्वांटिटी को निकालेंगे जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। इस क्यू स्टार को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी पे ही हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, वहाँ हमारा मिनिमम होगा। यही सबसे बेस्ट यूनिट
ऑर्डर करने का तरीका होगा सिंपल में। अब आते हैं इस पॉइंट को निकालते हैं क्यू स्टार को। क्यू स्टार कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होता है भाई, अभी मैंने लिखा था डी बाई क्यू मल्टीप्लाई विथ सी नोट, ये मेरा क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कितना भाई, क्यू बाई टू मल्टीप्लाई विथ सी एच, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितना है क्यू बाई टू इंटू सी एच, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है डी बाई क्यू मल्टीप्लाई विथ सी नोट। अब दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो वहाँ से जो मेरा Q का जो वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा इधर फ्रेश करते हैं, ज़्यादा हाथ पहुँच गया था। Q का जो वैल्यू निकालते हैं कितना आता है, कितना था सी नॉट डी बाई क्यू इक्वल टू सी एच क्यू बाई टू, ये था। यहाँ से Q का वैल्यू निकालते हैं। Q का अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा अंडर रूट टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सी एच। यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा टू अंडर रूट टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे जो Q का वैल्यू आया है, ये Q कौन सा वैल्यू दे रहा है, ये Q तब का वैल्यू दे रहा है अगर इस अमाउंट पे हम अगर इस अमाउंट पे अगर हम डिमांड करते हैं प्रोडक्ट का हर एक ऑर्डर में, तो अब वहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मेरा कॉस्ट होगा इन्वेंट्री का वो क्या होगा मिनिमम होगा। इस Q के वैल्यू पे मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होगा मिनिमम होगा। तो इस Q को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Q स्टार से। ये क्या है, इसको किसके नाम से जानेंगे, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इतना यूनिट डिमांड करता हूँ हर एक ऑर्डर में, तो मेरा जो टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो क्या होगा मिनिमम होगा। टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो ईओ क्यू निकाल दिए। ईओ क्यू अगर कोई पूछेगा तो कितना है, तो ईओ क्यू को हम लिख देंगे क्यू स्टार अंडर रूट टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच। वहाँ पे मैंने लिख दिया था सी नॉट मल्टीप्लाई बाई सी एच, इसलिए बहुत कुछ हो गया, थोड़ा गलत हो गया था। अब यहाँ पे क्यू स्टार का वैल्यू मिल गया। क्यू स्टार निकालने के बाद अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं कि इस क्यू स्टार मतलब इस इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी पे मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो कि हम मिनिमाइज कर दिए इस क्यू स्टार यूनिट ऑर्डर करके, वो टीआईसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है किसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ईओ क्यू का वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टीआईसी इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है डी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई सी नॉट प्लस क्यू बाई टू मल्टीप्लाई बाई सी एच, ये क्या है होल्डिंग कॉस्ट। अब ये इसको टीआईसी को हमको क्या करना है, उस टीआईसी का वैल्यू निकालना है, उस टीआईसी का वैल्यू निकालना है कब, जब मैं ऑर्डर क्यू स्टार करूं। ये क्या कब का था, जब मैं ऑर्डर क्यू कर रहा था, इनिशियल मैं कितना भी ऑर्डर करूं उसके लिए ये टीआईसी का वैल्यू था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरे को क्यू रैंडम नहीं निकालना है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। क्यों, क्योंकि जब मैं इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का डिमांड करूंगा एक ऑर्डर में, तो मेरा टीआईसी क्या होगा मिनिमम होगा। तो चलो भाई मैं टीआईसी स्टार निकाल देता हूँ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। स्टार लगाने का मतलब क्या होगा, एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे तो टीआईसी क्या आ जाएगा, क्यू की जगह पे मेरे को क्या पुट कर देना है, क्यू स्टार पुट कर देना है। क्यू की जगह पे क्या पुट कर देना है, क्यू स्टार पुट कर देना है, क्यू स्टार डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई विथ सी एच। जैसे ही क्यू का वैल्यू क्यू स्टार पुट करेंगे, मतलब क्यू स्टार का वैल्यू कितना था, क्यू स्टार का वैल्यू क्या था अंडर रूट टू डी सी नॉट डिवाइडेड बाई सी एच। अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो मेरा जो टीआईसी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, टीआईसी स्टार मतलब टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू अंडर रूट टू डी सी नॉट सी एच। ऊपर में ही सी एच रह जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में ही सी एच रहेगा। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, टीआईसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। अभी तक हम लोग कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, अभी तक हम लोग ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा, होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, परचेसिंग कॉस्ट कितना होगा, टोटल एनुअल कॉस्ट कितना होगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा, यू इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कितना होगा। अब उसी तरह से टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या निकालते हैं, अब टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी टीएसी एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है, परचेसिंग कॉस्ट तो फिक्स था, परचेसिंग कॉस्ट क्या था टीआईसी, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या था, परचेसिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट, तीनों का समेशन। यहाँ पे परचेसिंग कॉस्ट क्या है, फिक्स है, परचेसिंग कॉस्ट कितना है सी इंटू डी, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये तो फिक्स ही है। प्लस अब क्या था यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस
होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट ये क्या है, टीआईसी था। तो टीआईसी टीएसी के जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे टीआईसी लिख सकते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट को टीआईसी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे टीएसी स्टार निकालना है तो यहाँ पे टीआईसी स्टार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टीआईसी स्टार का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये क्या दे देगा मेरे को, टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। समझ गए। तो अभी तक हम क्या समझे, अभी तक जितना हम लोग समझे वो बात को हम समराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं यहीं पे। अभी तक जो हम समझे उसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि मैं क्या बोला। हम लोग इसमें ये समझे लेक्चर में कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा। अगर मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरे को इस अमाउंट में ऑर्डर करना है तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, परचेसिंग कॉस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे वो सीखे। फिर उसके बाद अगर मैं रैंडम ऑर्डर करता हूँ, मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं लगाता हूँ, तो टोटल एनुअल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना होगा, वो हम लोग सीख लिए। फिर उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश किए कि अगर भाई मैं ज़्यादा मंगा रहा हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जा रहा है लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, कम मंगा रहा हूँ तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो मैं किस तरह से इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वान्टिटी को मंगाऊँ ताकि मेरा दोनों क्या हो, मैनेज रहे, दोनों क्या है रहे, मैनेज रहे, ताकि मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो क्या हो, मिनिमम हो। उसके लिए हम लोग एक निकाले पैरामीटर क्या, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लिए और उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एक बार में मेरे को कितना प्रोडक्ट डिमांड करना है ताकि मेरे को सेफ साइड में रहे, ठीक है, वो निकाल लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाले, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। फिर उसके बाद हम लोग निकाले टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम ये सारी चीज़ को एक फॉर्मूले से, एक क्वेश्चन से एनालाइज करते हैं। क्या जो क्यू स्टार निकाले हैं, क्या उस क्यू स्टार से मेरा टोटल एनुअल कॉस्ट वो मिनिमम हो जाता है कि नहीं होता है, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग ऑर्डर करेंगे तो मेरा कॉस्ट मिनिमम हो जाए। ये सारा चीज़ को हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में करके देखते हैं और वहाँ से हमको ग्रांटेड प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ जो हम लोग निकाले हैं पैरामीटर वो सही है, सही कि नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Okay, now let's solve the numerical question based on our previous discussion. Okay, so what is question? Total inventory cost of order quantity 1200 unit and 2000 unit are equal. Then determine the EOQ, that is Q star. क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर TIC for the 200 unit, TIC for the 1200 unit is equal to the TIC for 2000 unit, then find the value of EOQ। ये क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TIC का फॉर्मूला। TIC का फॉर्मूला क्या था, TIC स्टार नहीं, TIC का। तो TIC का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू total inventory cost is equal to ordering cost plus holding cost. This is two costs associated with the total inventory cost. Okay, ordering cost क्या होता है भाई, ordering cost होता है C naught multiply with C naught multiply with in order यानी D by Q, ये मैंने बताया था, प्लस ये ordering cost हो गया। holding cost क्या होता है, Q by 2 multiply with CH, ये हो गया। ये किसके बराबर इक्वल है, कितने यूनिट का, ये Q1 इसको मान लेते हैं, ये Q1 हो गया। Q1 इक्वल टू कितना, 1200 यूनिट का। किसके बराबर है भाई, Q2 के बराबर। Q2 कितना है, 2000 यूनिट। सो C नॉट मल्टीप्लाई विथ D बाई Q2 प्लस CH मल्टीप्लाई विथ Q2 बाई 2, ये दोनों इक्वल है। Q2 का वैल्यू कितना रखना है भाई, 2000। Q1 का वैल्यू कितना रखना है, 1200, क्योंकि 1200 का TIC और 2000 का TIC दोनों क्या है, सेम है। हमको फाइंड आउट करना है क्या, EOQ का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। EOQ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट किया जाता है, Q स्टार से। Q स्टार किसके बराबर होता है, √2D C नॉट डिवाइडेड बाई CH। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। Q के जगह पे, Q1 के जगह पे कितना वैल्यू रखना है, 1200। Q2 की जगह कितना रखना है, 2000।
सी नॉट डी बाई 1200 प्लस 1200 मल्टीप्लाई विथ सी एच डिवाइड बाई 2, ठीक है, बराबर सी नॉट मल्टीप्लाई विथ डी, Q2 का वैल्यू कितना है भाई 2000, ठीक है, प्लस सी एच मल्टीप्लाई विथ 2000 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, सी डी इसमें कॉमन है, इधर भी सी डी है, सी डी दोनों एक तरफ ला लेते हैं, ठीक है, तो सी डी कॉमन कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा, सी डी कॉमन करने के बाद 1/1200 माइनस 1/2000, ठीक है, इधर इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सी एच कॉमन हो जाएगा, उधर कितना बचा है 1000, ये कितना हो जाएगा 600, 1000/600, ठीक है। अब आते हैं, ये सी नॉट है ना, सी नॉट को सी नॉट रहने देते हैं, ये क्या है सी एच है, कैपिटल सी नीचे एच है, ठीक है। अब आते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 में से 1000 में से 600 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा, और इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कितना आएगा 2000 में से 1200 घटा देंगे, 2000 में से 1200 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 800, 800 सी नॉट डी डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई विथ 2000, ठीक है, सी एच नीचे आ जाएगा, सी एच नीचे आ जाएगा, और ये कितना है 400 बराबर 1, ठीक है, उसको इस साइड ला दिए, इस तरह से मेरा फॉर्मेशन हो गया, सी एच नीचे यहीं 400 आएगा ना, सॉरी नीचे कितना आएगा 400, ओके। अब क्या करते हैं, मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, सी नॉट डी और सी एच यही चाहिए, 2D सी नॉट सी एच, ठीक है, 2D सी नॉट सी एच, यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी नॉट डी अपॉन सी एच इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई विथ 1200 मल्टीप्लाई विथ 2000 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है। ये क्या आ गया सी नॉट डी अपॉन सी एच, मेरे को क्या चाहिए अंडर 2D सी नॉट सी एच, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अंडर रूट ले देंगे, इधर भी अंडर रूट ले देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू स्टार हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा वही क्यू स्टार का आंसर होगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आपका आएगा 1549.19, क्या 1549.19, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1549.19, ठीक है, ये आंसर है। मैं सॉल्व नहीं किया हूँ पूरा क्योंकि अभी ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिससे सारा जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो क्लियर हो जाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ भाई, क्या लिखा है, हाँ बोल रहा है फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम, चलिए मैं साफ साफ बता देता हूँ क्या बोल रहा है कि मेरे को एनुअल जो डिमांड है वो 18,000 यूनिट का है, कितना है 18,000 यूनिट का एनुअल डिमांड है, और क्या बोल रहा है, और जो परचेसिंग कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ पर यूनिट है, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 12% ऑफ सी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा जो सी एच होता है वो परसेंटेज ऑफ सी में दिया जाता है, तो यहाँ से पहले हम लिखते हैं गिव डाटा, डी का वैल्यू कितना दिया भाई, डी का वैल्यू दिया है 18K, या 18K की जगह पे 18 × 10⁻³ दिया भाई, इतना यूनिट, और क्या दिया है सी का वैल्यू दिया है 8, सी एच का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 12% ऑफ सी, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई विथ सी का वैल्यू कितना भाई 8, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.96 पर यूनिट इतना रुपीज पर यूनिट पर टाइम, ठीक है, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट छोड़ दे रहा हूँ। सी एच का वैल्यू दिया है, और क्या दिया भाई लीड टाइम का वैल्यू कितना दिया है 16 डेज,
कितना दिया है 16 डेज क्या है मेरा लीड टाइम है। और क्या दिया है टोटल वर्किंग डे दिया है 300 डे। एक साल में कितना दिया है टोटल वर्किंग डे 300 डेज, ठीक है, इतना डेज वर्किंग है। और क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है कि आप डिटरमाइन कीजिए यूओक्यू, ठीक है। और सबसे पहला देखते हैं क्या बोला यूओक्यू निकालने के लिए। ईओक्यू क्या होता है भाई, अभी हम लोग बताए थे ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ईओक्यू होता है √2D/C0 डिवाइडेड बाई CH। बताइए C0 का वैल्यू दिया है क्या कहीं, नहीं C0 का नहीं दिया है। D का वैल्यू दिया है, CH का भी वैल्यू दिया, C0 का वैल्यू नहीं दिया भाई। C0 का तो वैल्यू दे दो, दिया है भाई। C0 का वैल्यू कितना दिया है 240 रुपीज़। C0 का भी वैल्यू दिया है कितना 240 रुपीज़, ठीक है। C0 का भी वैल्यू पता है। अब देखिए D का वैल्यू पता है, C0 का वैल्यू पता है, CH का वैल्यू पता है, तीनों का वैल्यू पता है। तो जस्ट इसमें पुट कीजिए EOQ आपको निकल जाएगा। EOQ कितना आ जाएगा 2। D का वैल्यू कितना है 18 × 10⁻3। C0 का वैल्यू कितना दिया है 240 रुपीज़, ठीक है। CH का वैल्यू कितना दिया है 12। CH का वैल्यू कितना दिया है 0.96। इसको सोल्व कीजिए, आपको EOQ या इसको बोलिए Q*, इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना आ रहा भाई, इसको सोल्व करने के बाद 3000, कितना आ रहा है 3000 यूनिट आएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है TIC* निकालने के लिए। भाई TIC* निकालने के लिए क्या चाहिए, TIC* निकालने के लिए वही फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। मैं बोला था लास्टली जब मैंने TIC निकाल दिया था, TIC*, उसमें जो फाइनल रिजल्ट क्या आया था TIC* का √2D/C0, ऊपर में मल्टीप्लाई में ही CH था, √2D/C0CH। D का वैल्यू पता है, C0 का भी वैल्यू पता है, CH का भी वैल्यू पता है। पुट कीजिए सीधे आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 2880 रुपीज़, इतना आंसर आ जाएगा किसका TIC* का। ये सब सोल्व करने लायक नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हैं खुद से। रीऑर्डर लिमिट पूछ रहा है, रीऑर्डर लिमिट क्या होगा। हाँ ये काम की चीज़ है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे रीऑर्डर लिमिट के बारे में। क्या भाई एक बार में कितना क्वांटिटी आ रहा है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है मेरा 3000 यूनिट। 3000 यूनिट के बाद क्या हो जाएगा इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो रीऑर्डर लिमिट होगा क्या होगा कि ऐसे मेरे को रखना है कि लीड टाइम आने से पहले मेरा क्या हो जाए, लीड टाइम आने से पहले जो लीड टाइम है, अगर मैं फिर से आपको ग्राफ बना के इस तरह से दिखाऊं, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, जो मेरे पास इन्वेंट्री है अभी कितना है, अब 3000 मंगाना है, 3000 मंगाना है, मेरे को लीड टाइम पता है कि इतना मेरा लीड टाइम है। तो लीड टाइम पता है, डिमांड डेट निकाल देंगे कि डिमांड डेट क्या है, डिमांड डेट पता चल जाएगा, लीड टाइम पता है, तो डिमांड डेट और लीड टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा रीऑर्डर लिमिट कितना है, पता चल जाएगा। अगर टाइम आपको पता है, लीड टाइम कितना है, ये डिमांड डेट पता है, तो उससे आपको पता नहीं चल जाएगा कि मेरा रीऑर्डर लिमिट कितना है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। Q* का वैल्यू कितना है 3000 मेरे को मिल गया है। डिमांड रेट कैसे निकालेंगे, डिमांड रेट यहाँ पे दिया है नहीं दिया है, हाँ लेकिन ये बोला है क्या कि 18,000 यूनिट का डिमांड होता है, और जो है 18,000 यूनिट उसका सप्लाई कितने दिन में हो जाता है 3,000 में, 300 दिन में, 300 डेज में वो हो जाता है। तो मतलब क्या मैं बोलूँ कि मतलब एन एवरेज कितना 60 यूनिट पर डे मेरा सेल हो रहा है। कितना यूनिट सेल हो रहा है 60 यूनिट पर डे, 60 यूनिट पर डे सेल हो रहा है। मैंने स्मॉल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 यूनिट पर डे मेरा क्या है सप्लाई रेट है, ठीक है ना, डिमांड रेट है। अब इतना मेरा डिमांड रेट है तो लीड टाइम का वैल्यू कितना दिया है 60 डेज, मतलब 60 दिन लगता है क्या होने में, सामान मेरे वापस आने में। तो 60 दिन के लिए काम चलाने के लिए भाई कितना क्वांटिटी रखना पड़ेगा 60 × 60, ठीक है, 60 × 60 कितना हो जाएगा 3600। क्या बात कर रहे हो यार, एक बार में तुम बोल रहे हो कि 3000 यूनिट मंगाएंगे, ये बोल रहा है कि 3600 यूनिट मेरे को रीऑर्डर लिमिट में रखना पड़ेगा। मतलब क्या कि मतलब इससे पहले ही कहीं ना कहीं इससे पहले, मतलब अभी मेरे पास सामान जब मंगा लिया मैं स्टार्टिंग में, समझिए बात को, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझिए। ये क्या बोला, मैंने बोला कि एक बार में मेरे को कितना प्रोडक्ट मंगाना है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी 3000 मैं सामान मंगा लिया, मैं सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है, मेरा इस तरह से ग्राफ चलने लगा।
लेकिन बात इसमें आया है कि मैं ऑर्डर कब करूँगा, रीऑर्डर लिमिट जब आएगा तो मैं ऑर्डर करूंगा। तो रीऑर्डर लिमिट कितने दिन के लिए आ रहा है, बोला रीऑर्डर लिमिट आपको 60 दिन पहले ही आ जाएगा। तो 60 दिन पहले मतलब कितना यूनिट के टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो 60 दिन पहले मतलब कितना, हमारे स्टॉक में 60 × 60, ठीक है ना, पर डे 60 यूनिट का डिमांड है और 60 दिन का लीड टाइम है। तो 60 × 60 कितना होना चाहिए प्रोडक्ट, 3600 मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, 3600। मेरे पास अभी 3000 प्रोडक्ट है, इससे पहले ही मेरे को ऑर्डर करना आएगा तब नहीं यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए नहीं ऑर्डर करता हूँ, आज मैं ऑर्डर करता हूँ, आज मेरे पास 3000 प्रोडक्ट है, आज ही ऑर्डर करूँगा, तो जैसे ही खत्म होगा उसके कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद, ठीक है ना, लगभग 10 दिन बाद मेरे को फिर से प्रोडक्ट आएगा। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे। कहने का मतलब क्या होगा, पहले आपको जब आपके पास 3600 प्रोडक्ट रहेगा तभी ऑर्डर करना है। नहीं समझ आया बात को, थोड़ा सा और मैं इसको क्लियरिटी में बता रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको कंपनी स्टार्ट करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, उसमें क्या करना है कि पहले एक बार आपको ऑर्डर कर देना है। स्टार्टिंग में कितने का, 3600 प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देना है। 3600 प्रोडक्ट का ऑर्डर करने के बाद आपको आराम से अगले बार से 3000 का ऑर्डर करना है। इसको बात को हम समझेंगे, लेकिन इतना बात समझिए, अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार कितना हो जाएगा, रीऑर्डर लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3600। अब जहाँ बाकी डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। रीऑर्डर लिमिट आ गया। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टॉक एट, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया। अमाउंट ऑफ सेविंग विथ EOQ कंपेयर टू द अर्लियर प्रैक्टिस फॉर द 4th ऑर्डर इन द ईयर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं पहले 4 ऑर्डर करता था, साल भर में कितना ऑर्डर करता था, 4 ऑर्डर करता था, लेकिन उस समय जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको आप निकालिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो पहले मैं इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी ये सब मेरे को पता नहीं था, मैं रैंडमली क्या करता था, 4 बार ऑर्डर करता था। साल भर में कितना ऑर्डर करता था, 4 बार ऑर्डर करता था। तो 4 बार ऑर्डर करता था। अब मैं 4 बार ऑर्डर नहीं करता हूँ, मैं अब इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कितने बार ऑर्डर कर रहा हूँ, 6 बार ऑर्डर कर रहा हूँ। कितने बार, 6 बार। मैंने पहले 4 बार ऑर्डर करता था, अब मैं 6 बार ऑर्डर कर रहा हूँ इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से। तो अब बताइए कि मेरा इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी से करने लगे तो मेरा पैसा कम लगेगा, टोटल एनुअल कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा। जो पहले 4 बार करता था वो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी नहीं था, क्योंकि 6 बार में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है, मतलब आप 3000 प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है। और 4 बार मंगाइएगा तो कितना बार में आएगा, 4 से 18 गुणे 10 के 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आपका जो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि 3000 पे इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी था नहीं, तो इसमें जो टोटल एनुअल कॉस्ट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, हायर साइड में आएगा। तो हायर साइड में इसका टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे और फिर TAC निकालेंगे एट EOQ, टोटल एनुअल कॉस्ट एट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, सेविंग होगा मेरा। तो वही पूछ रहा है। तो सिंपल है भाई, सारा डाटा पड़ा हुआ है। ये यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, Q, ये तो Q स्टार का वैल्यू है, Q का वैल्यू पता चल गया। Q के बेसिस पे हम TAC के फॉर्मूला में रख कर निकालेंगे। TAC क्या था, C मल्टीप्लाई विथ D प्लस CD, दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता था, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग के लिए कितना ऑर्डर मैं कर रहा हूँ, 4 ऑर्डर कर रहा हूँ, C0, ठीक है, प्लस एक बार में मेरे पास Q/2 18 गुणे 10 के पावर 3 बटे में 8, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ CH, ये हो गया। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, C का वैल्यू रखिए, D का वैल्यू रखिए, C0 का वैल्यू रखिए जो दिया है, C8 का वैल्यू रखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, TAC निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, TAC स्टार चाहिए, तब ना दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा मेरे को कितना प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। तो पहले TAC स्टार निकालेंगे। TAC स्टार क्या होता है, TAC स्टार क्या होता है, परचेसिंग कॉस्ट प्लस TIC स्टार, TAC स्टार इज इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट प्लस TIC स्टार। TIC स्टार यहाँ पे निकाले हैं, कितना है 2880, ठीक है। परचेसिंग कॉस्ट निकालेंगे, इसके लिए परचेसिंग कॉस्ट, इसके लिए परचेसिंग कॉस्ट, दोनों के लिए सेम होगा। परचेसिंग कॉस्ट को कुछ मतलब नहीं है ऑर्डरिंग से, कितना ऑर्डर कर रहे हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मार्कर यहाँ पे है, ठीक है। अब परचेसिंग कॉस्ट निकालते हैं, C मल्टीप्लाई विथ D, यानी 18 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 8, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 2880 रुपीज़ प्लस
8 मल्टीप्लाई विथ 18 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा टीएससी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है भाई, टीएससी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ रहा है, किधर गया, टीएससी किया हुआ है कहीं मल्टीप्लाई, दिख नहीं रहा भाई, करते हैं कितना आता है, कैलकुलेटर इसके लिए चाहिए। क्या आ गया भाई, लाइट को कांस्टेंट हो जाए भाई, तू क्या फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तेरे को टीआईसी टीओसी नहीं मिलने वाला है। आते हैं देखते हैं क्या आता है भाई, 8 मल्टीप्लाई विथ 18 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2880 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, टीएससी के वैल्यू 14,600 1,46,880 रुपीज़। ये क्या आ गया, टीएससी स्टार आ गया, ठीक है। उसी तरह से वहाँ पे पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू आया था उसको जस्ट के जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं, कितना 8 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 3 प्लस ये सी नोट का वैल्यू पुट कर देंगे, सी नोट का वैल्यू कितना दिया है 240 पुट कर देंगे, प्लस सी एच का वैल्यू कितना दिया है 0.96, यहाँ पे 0.96 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8, ये पुट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 8 इंटू 18 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 240 प्लस 0.96 मल्टीप्लाई विथ 18 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया 1,47,120। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1,47,120। ये 1,47,120 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 1,46,880। मतलब जो टीएससी है वो क्या है, टीएससी स्टार से क्या है ज़्यादा है, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कर लीजिए कैलकुलेट, वो दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब दूसरा कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, ऑप्टिमम नंबर हम लोग निकालने है, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ वन इंटरवल, सारा इसमें क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। एक चीज़ इसमें जो डिस्कस करना है, नहीं सारा चीज़ क्लियर हो गया। एक चीज़ यहाँ पे मैं हौच पौच हो गया था, जो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें क्या आया था कि अभी इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी के अनुसार ये है कि आपको 3000 प्रोडक्ट हर बार आपको मंगाना है, लेकिन रीऑर्डर लिमिट जो है वो 3600 पे आ जा रहा है। तो समझा नहीं बात, स्टार्टिंग में तो मैं 3000 से अपना कंपनी स्टार्ट किया था, लेकिन जो मेरा रीऑर्डर आ रहा है वो कितने पे आ जा रहा है 3600 प्रोडक्ट पे आ रहा है, 3600 बाकी है, तभी आपको रीऑर्डर कर देना है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, कहने का मतलब जब आप कंपनी आज स्टार्ट किए ना, 3000 आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, अब क्या करना है कि जब स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं आज स्टार्ट करने वाला ना, उससे पहले आप अपने इन्वेंट्री में क्या रखें, जैसे मैं आज मेरा कंपनी स्टार्ट होने वाला है, आज से पहले आप एक बार 3600 प्रोडक्ट रखें, 3600 प्रोडक्ट रखें, उसी समय आप फिर से एक ऑर्डर कर दें। समझे बात को, और मैं थोड़ा सा इसको रफ करके आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज मेरा कंपनी स्टार्ट हुआ, मेरे को इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 3000, मैंने 3000 रख के स्टार्ट कर दिया कंपनी, ये मेरा कितना है 3000, लेकिन रीऑर्डर लिमिट हो रहा है वो 3600 पे हो रहा है, 3600 पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि आज से कुछ दिन पहले ठीक है, क्या करूँगा, यहीं पे ऑर्डर लगा दूँगा, कितने का 3600 का, 3600 का, ठीक है, 3600 का। कुछ दिन पहले क्या करूँगा, कुछ टाइम के पहले 3600 का प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा दूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही 3000 प्रोडक्ट का आया, ठीक है, मैंने 3600 पे स्टार्ट किया, मैंने ऑर्डर लगा दिया, 3000 पे आया, फिर मैंने क्या किया कि
अभी मान लीजिए फिर से मैं ऑर्डर करूंगा तो कितने दिन पे आएगा, कुछ दिन बाद ही ना आएगा, क्योंकि 3000 का ऑर्डर 3600 पहले ऑर्डर करना है। तो मैं ये 3000 पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले अगले बार के लिए ऑर्डर लगा दूंगा। क्या कह रहा हूँ, आज मेरा कंपनी स्टार्ट हो रहा है 3000 से, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही क्या कर दूंगा, ऑर्डर अगले बार के लिए लगा दूंगा। किसके लिए, अगले बार के लिए, अभी के लिए नहीं। आज मेरा कंपनी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही मैं ऑर्डर लगा चुका हूं अगले बार के लिए। कहने का मतलब इस दिन ऑर्डर लगा चुके थे, आज मेरा कंपनी स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज मान लीजिए 12 तारीख है, तो 12 तारीख से पहले 8 7 कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 8 या 7 को मैंने क्या किया था, ऑर्डर लगा दिया था, ठीक है, 3600 का। इस अनुसार से मैंने लगाया था, इस बेसिस पे लगाया था कि जैसे ही यहाँ पे आए मेरा क्या हो जाए, मेरे पास इन्वेंट्री आ जाए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3600 प्रोडक्ट पे 3600 पे आपको रीऑर्डर लिमिट आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये जो 3000 प्रोडक्ट है, 60 प्रोडक्ट डेली खत्म हो रहा है, तो मतलब 50 दिन में आपका ये जो अभी ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। 60 दिन रीऑर्डर लिमिट है, ठीक है ना, लीड टाइम है 60 दिन। तो मतलब आज से मेरा जिस दिन कंपनी स्टार्ट हो रहा है उससे 10 दिन पहले ही अगले बार के लिए मैं क्या लगा दूंगा, ऑर्डर लगा दूंगा। कहने का मतलब आज 12 तारीख है ना, तो मैं पहले 2 तारीख को अगले बार के लिए ऑर्डर लगा दूंगा। अब जिस दिन से मेरा कंपनी स्टार्ट रहा उस दिन से मैं 3000 प्रोडक्ट के लिए 3000 प्रोडक्ट से अपना कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले 10 दिन पहले अगले बार के लिए ऑर्डर लगा दूंगा, समझे। तो जैसे ही यहाँ पे आया, तो ये तो भाई इस पॉइंट के लिए मेरा ऑर्डर आ रहा है, फिक्स है। लेकिन इससे फिर 10 दिन पहले, ये जिस दिन आने वाला है इससे फिर 10 दिन पहले अगले बार के लिए मैं ऑर्डर लगा दूंगा। इस बार के लिए नहीं, इसके अगले बार के लिए। यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो किससे, इसके कारण आया था, क्योंकि मैं 2 तारीख को ऑर्डर लगाया था। लेकिन अब मैं जो 12 तारीख के बाद, ये 12 तारीख हो गया, फिर मैं 50 दिन का गैप है, 50 दिन से 10 दिन पहले मतलब 40 दिन आगे बढ़ गए। 40 दिन अगर आगे बढ़ते हैं, अगर 30 दिन का मैं महीने मानता हूँ, तो इसमें मेरा कितना दिन बचा हुआ है, इसमें मेरा माना 18 दिन प्लस और कुछ एक्स्ट्रा डेट बढ़ जाएगा। उस डेट को मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, 18 दिन प्लस में मेरे को कितना चाहिए था, 40 ना, तो 18 दिन हो गया ऑलरेडी, तो 22। तो 22 तारीख को अगले महीना में, 22 तारीख को अगले महीने के 22 तारीख को ऑर्डर लगा दूंगा। किसके लिए, अगले के लिए, इसके लिए नहीं, इसके अगले के लिए। शायद आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब एडवांस ऑर्डर लगाना है। अभी ऑर्डर लगाएंगे तो इस बार के लिए नहीं, इसके अगले बार के लिए। अभी तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले ऑर्डर लगा चुका हूँ। अब जो ऑर्डर लगाएंगे, अभी जो आ रहा है उसके लिए नहीं, इससे अगले बार के लिए है। शायद आप समझ गए बात को। इस तरह का प्रॉब्लम होता है, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कभी ये इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन आ भी गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 10 दिन, यहाँ पे भले आपको दिखा रहा 60 दिन, लेकिन जैसे ही आज से स्टार्ट किए हैं तो 40 दिन बाद, मतलब खत्म होने से 10 दिन पहले आपको ऑर्डर लगाना है। 10 दिन पहले ये बात, इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है। अभी खैर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिए अगर लेट टाइम 60 डे है तो बोलेगा कि कितने दिन पहले ऑर्डर लगाना होगा खत्म होने से पहले, तो बोलिए खत्म होने से 10 दिन पहले। 60 दिन नहीं बोलना है, क्योंकि 60 दिन पहले अगर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाना पड़ेगा। समझिएगा बात को, 10 दिन पहले, हम खत्म होने से 10 दिन पहले आपको लगाना है। 50 दिन तो आगे मिल ही रहा है, 10 दिन पहले, समझ गया। अब ये लेक्चर फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन दिया हूँ इस पे बेसिस, इस पे भी मैं अगर खोजूंगा, अगर मिल जाए क्वेश्चन, मैं उसमें डाल दूंगा गूगल फॉर्म में। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो अगले लेक्चर जो स्टार्ट होगा, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल, एकदम सिंपल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पढ़े थे, इसके बाद बहुत सारा अभी तो है, अभी बाकी ही है। जैसे मैं अब क्या होगा, अभी हम लोग बोले थे कि मैं कितना भी यूनिट खरीदूँ मेरा परचेसिंग कॉस्ट ही है, लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में। आप मॉल में जाइए, बोलेगा सर ये प्रोडक्ट अगर 4 गो लीजिएगा तो 1 मैं फ्री में दे दूंगा, तो आपको परचेसिंग कॉस्ट कम हो जाएगा ना। तो परचेसिंग कॉस्ट प्राइस ब्रेक होता है, ऑफर दिया जाता है। अगर 1000 यूनिट खरीदेगा तो इस रेट से दूंगा, 1000 से ज़्यादा खरीदेगा तो मैं इस रेट से दूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा। तो डिस्काउंट वाला सिस्टम, प्राइस ब्रेक वाला सिस्टम हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्राइस ब्रेक सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।